तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तू जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग। हम कैसे समाज में रहते हैं जहाँ पर इंसान को अपना ही जीवन जीने की आज़ादी नहीं है। Women being raped and children being killed, and how insensitive our society has become. People are not wrong. What is wrong is their religion. What is wrong is their social ideology. Now the point is, do we want to sustain institutions in which equality and liberty cannot be sustained? एक समय था जब गरीबी से लड़ने की जरूरत थी, अब वो समय आया है जब सांप्रदायिकता से लड़ने की जरूरत है। Struggle against communalism can be properly waged by young people like you if you constantly interact with people who are around you. People are having so much of myths regarding Muslim community. हमारे खेलों तक पे असर देखने को मिलता है। अपने निजी स्वार्थों के लिए, निजी लाभ के लिए वो पूरे शहर का, पूरे समाज का माहौल बिल्कुल खराब कर देता है। I refuse to believe that the majority of our media is spreading hate or prejudice. आपस में इस तरह की चीजें चलती रहे, समाज बटा रहे और उनको रोटियां सेकने का जो मौका मिलता रहे। Generally, the people who perpetuate these crimes, they get away without getting any punishment. Suppose such a carnage breaks out around you, what are you going to do? Don't forget Afghanistan, don't forget Taliban, don't forget that these are the consequences of great internal strife produced by the same factors at work in our part of the world. Don't forget that. Fascism in India will not come in the form in which it has come in Europe. Fascism in India will come in the form of communism. Even if not in the short run, I'm quite optimistic in the long run it will be defeated. It has to be defeated because it cannot survive. Because history has not been shaped like this. And history will come to the rescue of the future of a great nation like India. दलित मुद्दा आंदोलन और उसका सांप्रदायिकता से संबंध, यह विषय अपने आप में चौंकाने वाला है। यह विषय 2 भागों में बटा हुआ है कि दलित मुद्दा और दलित आंदोलन भी इसका हिस्सा है, और फिर सांप्रदायिकता से इसका क्या संबंध है। तो अगर एक शब्द में पूछा जाए कि दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो मैं कहूँगा कि दलित समाज की सबसे बड़ी समस्या अब भी जो है वह जाति व्यवस्था है। दलित समाज का पूरा जो भी शोषण है, जिस तरह का भी शोषण है, वह सब कुछ उसका स्रोत जो है वो जाति व्यवस्था है। और इस तरह की चीज़ें, शोषणकारी व्यवस्थाएं जो होती हैं, खास करके धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर या रंगभेद के नाम पर, इस तरह की व्यवस्थाएं एक निश्चित रूप से एक फैनाटिक जो धर्म का शासन होता है उसी में संभव है। और जिस समय नए सिरे से जातिवाद उदय हो रहा है, सांप्रदायिकता का उदय हो रहा है, तो फिर से धार्मिक राज्य को स्थापित करने का अभियान चलाया जा रहा है। यह अपने आप में ऐसे ही संजोग नहीं है, बल्कि यह जुड़ा हुआ मुद्दा है।
अतः जो सन 2003 में या 2 में जो घटा है या घट रहा है, यह 3000 साल पहले कम से कम घट चुका है और सदियों तक ये घटता रहा है। चाणक्य का अर्थशास्त्र जो है, यह बहुत, इसकी तारीफ तमाम स्कॉलर लोग करते हैं, लेकिन वो पक्ष चाणक्य के अर्थशास्त्र का कोई उजागर नहीं करता है। एक बड़ा हिस्सा अर्थशास्त्र का वही ऊंच नीच के भेदभाव को जस्टिफाई करने के लिए उसमें लिखा गया है और वो वर्ण व्यवस्था को उसमें उचित ठहराया गया है और शूद्र कैटेगरी में आने वालों के लिए कठोर से कठोर दंड अर्थशास्त्र में प्रेस्क्राइब किए गए हैं और कुछ ऐसे दंड हैं जो मनुस्मृति से कई गुना ज्यादा कठिन दंड इस तरह से हैं। जैसे एक उदाहरण मैं दे दूं कि जैसे कोई इस बोतल की चोरी करता है, ब्राह्मण चोरी करे तो उससे प्रार्थना कीजिए कि पंडित जी दोबारा आप चोरी न करिए। क्षत्रिय करता है तो उसकी थोड़ा भर्त्सना कर दीजिए कि आप क्षत्रिय होके ऐसा कर रहे हैं। वैश्य करता है तो कुछ पण, वो मुद्रा को पण कहते थे और उसी से उस समय का एक टर्म था पण सुंदरी, यानी वेश्या के लिए, कि जो मुद्रा के लिए काम करे तो पण सुंदरी वो टर्म वो इस्तेमाल है उसमें अर्थशास्त्र में। तो उसको कुछ पण दंड लगा दी जाती थी कि ये चोरी किया है तो इसलिए इसका दंड ये है। और वही सामान अगर शूद्र हाथ से चोरी करता तो जिस हाथ से चोरी किया उस हाथ को काटने का ये दंड विधान अर्थशास्त्र जैसी किताबों में। तो ये बड़ी व्यापकता थी इस तरह से हिंसा का और वो क्राइम एंड पनिशमेंट का और जो भी ये ऊंच नीच का भेदभाव था। साउथ अफ्रीका में जो शिक्षा प्रणाली थी जो गोरों के शासन के तरफ, अपार्थाइड सिस्टम आप सबने अच्छी तरह से नाम सुना है। अपार्थाइड सिस्टम के तहत 90% जो बजट होता था वो गोरों के लिए होता था शिक्षा का और 10% बजट मेजॉरिटी जो ब्लैक होते थे उनके लिए होता था और वो अलग तरह की शिक्षा, उनके स्कूल अलग थे, वो सब आपको पता है। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि भारत दुनिया का पहला देश था जिसमें वैदिक काल में ही अपार्थाइड सिस्टम शिक्षा में लागू था। जिस समय सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ने का अधिकार था, वो भी गुरुकुल सबसे बड़ा अपार्थाइड स्कूल होता था। गुरुकुल में ब्राह्मण ही पढ़ाएगा, ब्राह्मण ही शिक्षित होगा और सारा जो धन दौलत है वो ब्राह्मणों की शिक्षा पर ही लागू किया जाएगा। आज का साउथ अफ्रीका का अपार्थाइड जो एजुकेशन सिस्टम था उसके आगे कुछ भी नहीं है और उसी अपार्थाइड वैदिक अपार्थाइड सिस्टम को इस समय मुरली मनोहर जोशी जी लागू कर रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर, जिसमें एक पुरोहितिया का नाम सुने हैं कि जो हवन जाप सिखाया जाएगा यूनिवर्सिटी में, उसी में हवन कुंड खोदे जाएंगे। पहले वो फिजिकल बैलेंस या वो लेबोरेटरी में भौतिक तुला जिसको कहते थे कि इसमें सूक्ष्म वेट वाली चीजें, बाल को भी तौला जाता था, अब हवन कुंड की लकड़ी उस पर तौली जाएगी। अब इस तरह की पढ़ाई हो रही है तो क्या बुरा है? बुरा इसलिए है कि इस तरह की हिंसक व्यवस्था को जो लागू करने वाले जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे ग्रंथ सबकी मेमोरी में ताजा होंगे। उसमें जो हिंसा के जो ये जो फैलाने वाले जो दर्शन हैं ये उसकी मेमोरी ताजा होगी और नए सिरे से उस तरह का समाज बनेगा जिसका सीधा संबंध जो है वो जाति व्यवस्था से और कम्युनलिज्म से है। मैं समझता हूं कि जो पुराने समय का जो प्राचीन व्यवस्था का जो उदाहरण मैंने दी उससे ये आप लोग नई शिक्षा प्रणाली के इस पक्ष पर भी ध्यान दीजिए। खाली ये मामूली इतिहास का डिस्टार्शन नहीं है, बल्कि उस जमाने में जो व्यवस्था लागू थी उस व्यवस्था को लागू करने का ये माध्यम भी है नई एजुकेशन प्रणाली। और हर एनसीईआरटी की बुक जो है अब एक नए पुराण के रूप में वो उसको प्रस्तुत किया जा रहा है। ये नए उसी पुराणों की परंपरा में ये नए टेक्स्ट जोड़े जा रहे हैं और उसमें कुछ मीडिया चैनल भी पुराणों के ही रूप में काम कर रहे हैं। आप देख लीजिए, जो दिन रात किसी बाबा का प्रवचन आ रहा है, किसी इस बाबा का, वो तो कभी बंद ही नहीं होता है। तो ये जो विजुअल मीडिया है ये खुद ही अपने आप में एक पुराण बन गई है। अंबेडकर ने एक जगह नहीं बल्कि सैकड़ों जगह जिक्र किया है कि अगर भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो गई तो यह जो है भारत का अंत होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने जो जाति व्यवस्था के खिलाफ दलितों को जो शिक्षित करने की कोशिश किया तो उसका मूल मंत्र ये था कि बिना जाति व्यवस्था की खिलाफत के इस मुक्ति का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन उन्होंने जाति व्यवस्था के खिलाफ कहा था।
जाति व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई और जातिवादी लड़ाई में अंतर है कि जब जातिवादी राजनीति बीएसपी करने लगी तो उसका नेचुरल जो लगाव था वो ऑलरेडी कम्युनलिस्ट पावर से हो गया और 3 बार उन्हीं के सहयोग से चीफ मिनिस्टर बनी। और इतना ही नहीं, वो गुजरात में वो मोदी जो मैसकर करके चुनाव लड़ रहा था उसके चुनाव प्रचार में चली गई। तो आप इससे देख लीजिए कि कास्टिज्म और कम्युनलिज्म का कैसे आपसी तालमेल भी हो जाता है। जब दलित कास्टिस्ट होता है तो वो भी कम्युनलिस्ट होता है और उसका नेचुरल एलाई फिर कम्युनलिस्ट ही होता है। यह बीएसपी उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कम्युनल एलिमेंट माइनॉरिटी के ही खिलाफ, जो मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि वो मुसलमान या क्रिश्चियन के ही खिलाफ नहीं होते हैं, वो दलित के खिलाफ पहले होता है। और इसीलिए जो कम्युनल होता है उससे बढ़ के कास्टिस्ट कोई नहीं हो सकता और जो कास्टिस्ट होता है उससे बढ़ के कोई कम्युनल भी नहीं हो सकता। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। काशीराम ने जो बीएसपी का निर्माण शुरू किया था उसमें उन्होंने एक नारा दिया था कोई 8-10 साल पहले कि अपनी अपनी जातियों को मजबूत करो। यह दीवारों पर लिखा हुआ नारा मिलता था। और जो दलितों के अंदर ही जो सैकड़ों जातियां हैं, ये उनको मजबूत करने के लिए अलग अलग उन्होंने सम्मेलन किया। वाल्मीकि समुदाय का सम्मेलन अलग, पासी समुदाय का अलग, खटीक का अलग, चमार का अलग, जाटव का अलग, इस तरह से। और यहाँ तक कि एक बार लखनऊ में जब पहली बार ये चीफ मिनिस्टर हुई थी मायावती, तो वहाँ पर एक ब्राह्मण सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। कभी डॉक्टर अंबेडकर ने ये बात नहीं कही थी कि दलित अपनी जातियों को मजबूत करें। अंबेडकर हमेशा कहते थे कि वर्ण व्यवस्था से लड़ो, बिना जाति व्यवस्था से लड़े हुए जो है वो दलितों की मुक्ति संभव नहीं है। ये जो गुजरात में जो दंगा हुआ है या जो सांप्रदायिक दंगे जो हो रहे हैं इस समय देश में जगह जगह, ये इन परिस्थितियों की देन ये कहा जाएगा कि जिसमें दलितों की भागीदारी क्यों दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है। और यह ऐसी परिस्थिति में यह गौर करने की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां हम कम्युनलिज्म के खिलाफ नारा देते हैं लड़ने का और कास्टिज्म के खिलाफ अगर नारा वो नहीं देते हैं तो फिर हम आधी लड़ाई ही लड़ने की बात करते हैं। या कोई दलितों की तरफ वो उल्टा है कि वो कास्टिज्म के खिलाफ तो छोटे मोटे नारे दे देते हैं लेकिन कम्युनलिज्म के खिलाफ नारा नहीं वो देते हैं। तो कहने का मतलब कि अपनी अपनी ढपली दोनों पीटते रहें और हिंदुत्व मजबूत होता रहेगा। इसलिए यहाँ पर जरूरत है कि जितनी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं, दलितों में जितने भी लोग हैं उस श्रेणी में आते हैं जो शोषित हैं, वर्किंग क्लास हैं, कास्ट सिस्टम के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे की जरूरत है। सिर्फ मोर्चा सत्ता पर कायम करने के लिए ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए भी मोर्चे की जरूरत है। और अगर जाति व्यवस्था खत्म तो नहीं होने वाली है, इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि इतना आसानी से खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर वह कमजोर होती है जाति व्यवस्था तो कम्युनलिज्म ऑटोमेटिक कमजोर होगा। कम्युनलिज्म निश्चित रूप से, अगर जाति व्यवस्था कमजोर होती है तो कम्युनलिज्म जो है वो कमजोर होगा, क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ी हुई चीजें हैं। और इसीलिए ये दोनों तरह के जो अपराध हैं जिसके शिकार हैं जो लोग, ये दोनों को एक मंच पर आने की जरूरत इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ। विश्व हिंदू परिषद का, आरएसएस का इस समय ऑपरेशन घर वापसी एक आंदोलन चल रहा है। और खास करके आदिवासी क्षेत्रों में कि जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके जो आदिवासी दलित जो है कोई और धर्म अपना लिए हैं, जैसे इस्लाम को अपना लिए हैं या क्रिश्चियनिटी को, उनको फिर से वो हिंदुत्व के फोल्ड में लाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए त्रिशूल बांट रहे हैं जगह जगह। और दुनिया भर के वहाँ छत्तीसगढ़ के एरिया में और झाबुआ का जो एरिया है और वो जो वहाँ धार का एरिया जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ तो गाय भी बांट रहे हैं आदिवासियों में। ये लोग ये इस तरह का हथकंडा अपनाए हैं। अभी पिछले साल के 15 अगस्त को अशोक सिंघल ने दिल्ली में एक सेमिनार आयोजित किया। उस सेमिनार में उन्होंने खुलेआम ये कहा, गुजरात में जो मुसलमानों की हत्याएं हुई हैं, सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, जो लोग ये कहते हैं कि ये सांप्रदायिक दंगा है, उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि यही हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यह कम्युनल राइट नहीं है। यह खुलेआम सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में सेमिनार में अशोक सिंघल ने पिछले साल 15 अगस्त 2002 को कहा उसने कि जिसको लोग कम्युनलिज्म गुजरात में कहते हैं वो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। एक परिभाषा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की, इससे बढ़िया कोई परिभाषा नहीं हो सकती। वो खुलेआम अब स्वीकार कर रहे हैं कि हत्या करना, दंगा फसाद करना ही हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ये उनके मुंह से ये बात मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, और उसी गुजरात से
कुछ साल 2 साल 3 साल पहले डरबन में जो रेसियलिज्म और तमाम तरह के सोशल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, यूएन ने भी उसमें हिस्सा लिया था। भारत की जाति व्यवस्था के बारे में कुछ एनजीओ ने, अपने देश के भी एनजीओ ने यह मामला उठाया था कि उस पर भी विचार हो। तो उसी विश्व हिंदू परिषद के गिरिराज किशोर ने गुजरात से ही बयान दिया था, मुझे याद है, कि हम डरबन में किसी तरह का जाति व्यवस्था के खिलाफ बहस मुबाहिसे का विरोधी इसलिए हैं क्योंकि यह हमारे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। ये तो ये दो परिभाषाएं दलितों के और कम्युनलिज्म के बारे में विश्व हिंदू परिषद के ही 2 नेताओं की मैंने दी। एक कहता है कि जिसको लोग दंगा फसाद, कम्युनल राइट गुजरात में कहते हैं, वो हमारा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, और एक उसी पार्टी का कहता है कि जाति व्यवस्था पर किसी तरह की बहस जो है हमारे धार्मिक अधिकारों का उल्लंघन है। इससे बढ़ करके सांप्रदायिकता और कास्ट का बेजोड़ मेल जो है वो कोई नहीं हो सकता। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा,